नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज बहुत दिनों बाद हर्ष कुमार जी वापस आए हैं जयपुर डायलॉग्स पे, तो उनका स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी से नमस्कार। अनुरोध है हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। तो हर्ष जी, जी बड़े सर। दिनों गायब रहे आप, तो चलिए अब आप ये बताइए कि ये हमारे राहुल गांधी जी अभी भी अडानी अंबानी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी कल अचानक आपने देखा होगा कि वो हमारे अमीरात के यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, जी। वो अचानक MBZ। इमरजेंसी विजिट पे आए और इमरजेंसी विजिट पे आए और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें साहब वो जो अडानी का जो वो स्मार्ट सिटी है धोलेरा वाला, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर गए। तो आप तो फिर राहुल गांधी को तो फिर यूएई के विरुद्ध मोर्चा लॉन्च कर देना चाहिए। तो कह देना चाहिए कि ये साहब जो अरब अरब लोग हैं ये मुस्लिम द्रोही हैं। तो ये तो भाई उन्होंने राहुल गांधी से एनओसी नहीं ली और धोलेरा में इन्वेस्टमेंट लॉन्च कर दिया, ग्रीनफील्ड पोर्ट बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना सारा मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट अडानी के लिए। कितनी गलत बात है। सर ऐसा है, हम और आप लोग राहुल गांधी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आपको याद होगा कि मैं आपके जयपुर डायलॉग वाला लास्ट सेशन जब होस्ट कर रहा था, तो उसका विषय ये था कि फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और उसमें हमें डिस्कस ये करना था कि साहब बीजेपी का क्या फ्यूचर है। और आप मंच के सामने बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई इसमें थोड़ा बहुत जो है राहुल गांधी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कांग्रेस का फ्यूचर क्या है। तो आपने वहीं से बैठे बैठे कहा था कि आप राहुल गांधी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हो। तो क्या है कि पहले भी कह चुका हूं मैं कि राहुल गांधी जो है, अब तो उनकी भूमिका जो है, उनकी जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में जो उनका रोल है, वो एक आइटम गर्ल तो नहीं कहेंगे, आइटम बॉय जैसा रह गया है ना। आइटम बॉय तो नया कॉन्सेप्ट है कोई? आइटम मैन कह दो सर, तो आइटम मैन टाइप रह गया है उनका। तो अरे हम लोग ज्यादा यंग कुछ मैन जरूरत है से तो बॉय ज्यादा ही उन्हें हुआ, महत्व देने लगे हैं। बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान जाए सर कोई, हम गाली तो दे नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये बात तो बहुत साल पहले चेतन भगत ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कही थी कि ये इंडियन पॉलिटिक्स की आइटम गर्ल हैं। और असदुद्दीन वैसी तो कहते हैं कि मैं तो लैला हूं इंडियन पॉलिटिक्स की, मेरे बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो किसी का पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स को तो अच्छा लगता है कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श हो, ये तो अच्छा लगता है इन लोगों को। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो भूमिका है वो अब अडानी जैसे बिजनेसमैन भी समझ गए हैं कि देखिए ऐसे काम चलने वाला है नहीं। आपको ध्यान होगा कि वो जो वहां का मामला था, वहां पे इजराइल वाला मामला, पेगासिस वाले मामले, ये सब जब सामने आए थे, तो उस समय भी वहां पर यही बातें उठी थी कि साहब हम आपकी जांच कराएंगे। और फिर बाकायदा थ्रोली अडानी की जांच हुई थी, तो उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिली थी। तो बिजनेसमैन भी समझ गए हैं कि भाई आपको आपको सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा कि आप सरकार से मिलो, टेंडर ले लो, ठेके ले लो और काम कराना शुरू कर दो। अल्टीमेटली जब आपकी वजह से सरकार पर लांछन लगेंगे, सरकार पे लोग आरोप लगाएंगे, तो आपको भी आगे आना होगा। और वही हुआ है। और देखिए अडानी के तो अडानी को लेके तो सर सबसे बड़ा मैंडेट अभी महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र के जो बीएमसी के चुनाव हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि बीएमसी के चुनाव में जो है वो जो वहां पे धारावी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है और इतने सारे प्रोजेक्ट अभी इन्होंने हाल ही में शुरू किए हैं, कि उसे लेकर के कुछ रिएक्शन जनता के बीच में आएगा। लेकिन जनता तो समझ गई है कि काम तो सही हो रहा है, तो जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। तो सर राहुल गांधी के शोर मचाने से इन सबसे कुछ हो नहीं रहा है। जो चीजें हैं वो जनता समझ रही है और उसके अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, किसी पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं फंस रही। पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाने की कोशिश सर कुछ शरारती लोग कर रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार पूछ रही है मोदानी के साथ, हाँ मोदानी के हाँ, बारे में, वो देखिए आप, उसका मोदानी के, चेहरा नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उसका सोशल चेहरा नहीं मीडिया पे दिखाया चल लेकिन रहा है ऐसे कि वो गंदे नीलू ढंग से व्यास है। पूछ रही है कि बस हाँ। ऐसा लगता है कि उसको लिख के दिया गया है कि ये पूछना। नहीं तो सर वो वही तो गोदी मीडिया है, असली असली गोदी मीडिया तो वही है जो इस तरह के सवाल पूछते हैं।
वही है असली गोदी मीडिया। उसका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन जो मीडिया में चल रही है कि साहब नीलू व्यास थी वो नीलू व्यास जो जब उसने पूछा वो सवाल, और वो बड़ी शातिर तरीके से, देखिए पवन खेड़ा भी कह रहा है कि किसके बारे में आप बात कर रही है और स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। साफ है कि उन्हें पर्ची मिली है कि आपको ये सवाल पूछना है, और फिर मैं उसका ये जवाब दूंगा, और फिर उसका वीडियो वायरल करा दिया गया। लेकिन अडानी एक मुख्य मुद्दा बनाया गया था, चला नहीं बिल्कुल नहीं बीएमसी के चला। चुनाव में। जी सर, ये तो आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में भी हुआ था सर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, हम वहां पे बंबई में थे उस दिन, और मेरे ध्यान है उस दिन प्रचार खत्म हुआ था, और आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तिजोरी खोली थी, उस तिजोरी में से कुछ कागज निकाल लेते और फिर मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाई थी। राहुल गांधी एक ये विफल प्रयास एक बार तब भी कर चुके, विधानसभा चुनाव में भी मौकी खाई थी इन्हें। लेकिन क्या है कि आपके पास बताने के लिए, जनता को कुछ देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप इस पे चले जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो इनकी ये देखिए सर कि इसका कुछ ये फीडबैक भी नहीं लेते, कि जो हम नैरेटिव चला रहे हैं, जो हम जनता में संदेश देना चाहते हैं, उसका मैसेज क्या है, जनता उसे समझ भी रही है या नहीं, इसका भी तो कुछ फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करते। किसी चीज का फीडबैक लेने की कोशिश नहीं करते। वो तो पाकिस्तान के एजेंडे पे चलते रहते हैं। कई बार तो आप देखिए कह रहे हैं कि साहब कि पाकिस्तान, बीच बीच में ये भी तो बोलते हैं ना कि साहब कि पाकिस्तान के साथ हमको जो है वो सुलह सफाई करके चलना चाहिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से ही पकड़ा जाता है। अभी तो इस समय पाकिस्तान में तो भयंकर मेल्ट डाउन चल रहा है। ये MBZ वाला जो कल का जो विजिट हुआ है, उसके बाद से तो पाकिस्तान में ऐसा पैनिक है कि बता नहीं सकते। और इसलिए ये लेकिन ये समझ में राहुल नहीं आया गांधी सर को कि भी ये कष्ट हो रहा होगा सडन कि हुआ या हमारा प्री प्लान्ड नहीं कैसे था ये क्या हुआ कैसे, ये मतलब कब कब में ये योजना बनी, क्या था इसके पीछे, आपने कुछ किया नहीं इसका था तो एनालिसिस? इमरजेंसी विजिट ही, इट वाज एन हम्म इमरजेंसी विजिट। और इमरजेंसी विजिट जो है वो इनका जो इस्लामिक नेटो जो ये बना रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान वाले, सऊदी वाले और टर्की वाले मिलके, तो UAE जो है वो एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। देखिए क्या है कि जी बिल्कुल। सऊदी अरब के पास में कुछ भी नहीं है ऑयल के अलावा, हम्म जबकि UAE ने आज से नहीं, मैं तो देखिए सबसे पहले दुबई गया था जब 1981 में, 1980, हम्म हाँ 1981 में, तो मैंने अपना हम्म, मेरीन इंजीनियरिंग का करियर ही दुबई से शुरू किया था। अच्छा अच्छा। यहाँ से, यहाँ बिल्कुल यहाँ से जो हमारा जो जहाज़ था वो आ रहा था कि रस्तनूरा नाम की जगह है, जो दमाम एरिया हम्म, है सऊदी अरेबिया का, वहाँ से ऑयल लेके चार्टर पे, और उसको जाना था मोरक्को। तो अच्छा। मुझे उसे ज्वाइन करना था, तो मुझे यहाँ से बॉम्बे से फ्लाई किया गया दुबई, अच्छा। और वो मेरी पहली फ्लाइट थी। उस समय फ्लाइट हम्म लोग लेते भी नहीं थे, हाँ। ना तो इतने कॉमन भी नहीं था, फ्लाइंग वाज हम्म नॉट कॉमन। जी जी। तो दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट, सो माय फर्स्ट फ्लाइट वाज एन इंटरनेशनल फ्लाइट। हम्म तो दुबई भेजा कंपनी ने, और दुबई में ही एक वहाँ से वो जो एमिरेट्स है ना, ये 7 हम्म अमीरात हैं, इसीलिए इनको हम्म बोलते हैं कि यूनाइटेड अरब हम्म एमिरेट्स। हम्म उसमें से एक रसल खैमा है, तो वो रसल खैमा जो है वो बिल्कुल जो आपकी हॉर्मज़ जो है ना, हॉर्मज़ स्ट्रेट्स, जो जलडमरू है हॉर्मज़ का, हम्म तो वहाँ पे हमने बीच समुद्र में ज्वाइन किया, वहाँ से गए रसल खैमा, और रसल खैमा से वहाँ से ज्वाइन किया। तो मेरा तो हम्म दुबई का बहुत पुराना कनेक्शन इन दैट सेंस, टॉकिंग ऑफ हम्म 1981। हम्म तो इवन एट दैट टाइम आप देख सकते थे कि ठीक है उनके पास ऑयल था, गैस था, लेकिन उन्होंने शुरू से इसको एक ट्रेडिंग हब बनाया, हाँ, और आज पूरी दुनिया का ट्रेडिंग हब है। सही बात है। जितनी ट्रेड दुबई में और अबू धाबी में अभी अब होने लगी है, जितना वहाँ होता है ये उतना कहीं नहीं होता। तो उनकी आमदनी खाली तेल से नहीं है, हम्म उनकी जो आमदनी के सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। उनकी जो मेजर इनकम है वो ट्रेड से है। जी। जो दुबई का पोर्ट है वो पूरे आपके इस एरिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है।
उससे कितनी इनकी आमदनी होती है। बाकी जो ट्रेडिंग के जो भारत से ईरान जाना है माल, दुबई होके जाएगा। भारत से पाकिस्तान जाना है माल, दुबई होके जाएगा। यहाँ तक कि और भी बहुत सारे जितने भी हैं अफ्रीका के जितने भी आपके मेजर टारगेट्स हैं, यहाँ से सीधे आपका जो है वो ट्रांसशिपमेंट होके चला जाता है, सीधे जाता है यहाँ से दुबई, पूरा सारा माल पूरे अफ्रीका का, फिर वहां से अलग अलग होके और वो जाता है दूसरी जगह। तो दुबई के सोर्सेज जो हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। उनकी इनकम केवल ऑयल पर आधारित नहीं है, बल्कि ऑयल तो उनके पास है भी नहीं, इतना है भी नहीं उनके पास। और ये सर ये सब तो जान भी रहे हैं आप, इसलिए देखे ना ये भारत जो ने मॉल वगैरह बने हैं इतने सारे, ये भी इन्होंने इसीलिए बनाए हैं कि आने वाले समय में क्या करेंगे, यही सब तो करेंगे। आप बताइए कि 3 करोड़ रुपए का फ्लैट आपको दिल्ली और मुंबई में मिल रहा है, और 3 करोड़ का फ्लैट आपको दुबई में मिल रहा है, फुल्ली फर्निश्ड। ऐड आता है इसका डेन्यूब वाले का और लगातार। दुबई में अगर आप 3 करोड़ का फ्लैट खरीदेंगे तो आपको वो गोल्डन वीजा भी देंगे। अच्छा, ये भी है उसके साथ। हाँ, अच्छा, तो आप एक तरह से मतलब जिसको आपने बोलते हैं वहां पे कि इन्वेस्ट किया, इसकी वजह से आपको गोल्डन वीजा दे दिया। गोल्डन वीजा देंगे, तो आप जो है वो जब चाहे तब वहां जा सकते हैं। तो वो जो आपकी ये जो अल नहयान और अल मखतूम जो फैमिली है, अल नहयान अबू धाबी की फैमिली है और अल मखतूम दुबई की रूलिंग फैमिली है, ये बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। तो इन्होंने कभी भी इस्लाम को वहाँ हावी नहीं होने दिया। और बिल्कुल जैसे हम एक बार हम वहाँ गए रमज़ान में। अच्छा। रमज़ान में वैसे तो सब बाहर से बंद है, आप पानी भी नहीं मिल सकता, लेकिन अंदर अंदर सब अवेलेबल है, और कोई उसको जो है वो नहीं कर रहा, कोई परस्यू नहीं कर रहा। आज भी आप देखिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं तो दुबई और यूएई में। माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने तंग किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सिएटल प्लांट उठा के दुबई ले गए वो। हाँ, ये तो अभी की घटना है। अमेरिका ने अमेरिका ने जब तंग किया, अभी देखिए ये मेरे पास सामने फिगर है, 77% जीडीपी ऑफ यूएई इज नॉन ऑयल बेस्ड, और ऑयल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ सऊदी बजट। तो ये तो इसलिए दुबई को लगा कि साहब कि ये जो है इनको, अभी बीच में इनका वो यमन को लेके झगड़ा भी हुआ था ना, जिसमें इनके जहाज जो थे वो यमन का जो पोर्ट था एक, क्या नाम था, लुकाक या कुछ इस तरह से, वहाँ पे सऊदियों ने उड़ा दिया था। तो इसलिए भी वो चिंतित थे क्योंकि भाई सऊदी का तो क्या करें, सऊदी को तो अमेरिका भी सपोर्ट करता है, हम क्या कर सकते हैं। भारत ने कहा हम है ना, ये क्या करेंगे, ये बात है। लेकिन उससे उसे लेके हमारे यहाँ एक नई बहस शुरू हो गई है भारत में, और भारत में जो डकैत पार्टियां हैं उनको बड़ी समस्या हो रही है। अभी देखिए वो रहमान बकैत भी हुआ, आपने रहमान डकैत देखी होगी ना धुरंधर में, और उसको देखते हुए हमारे रहमान बकैत पैदा हो गए। रहमान बकैत जानते हैं ना, AR रहमान। हाँ हाँ सर, पता नहीं उसका तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। बताओ, उससे तो सारा सारा काम बॉलीवुड वालों ने दिया। मैं आपको बताऊं कि AR रहमान को तो शुरुआती दौर में यहाँ बॉलीवुड में तो सुभाष घई ने सपोर्ट किया था, ताल फिल्म में म्यूजिक लिया था, वरना AR रहमान को लोग टच नहीं करते थे यहाँ पे। कई ऐसी फिल्में जो है उनके उसे दी AR रहमान को, और वो इस तरह की बकवास कर रहा है। वैसे एक चीज देखी है सर मैंने, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि हमारे इंडिया में जो कन्वर्जन हुआ, अगर नॉर्थ की बात करें तो टुवर्ड्स इस्लाम हुआ, क्योंकि मुगलों का जो प्रभाव है वो नॉर्थ में ज्यादा रहा। मैं अभी ये साउथ में गया था घूमने के लिए सर, वहां जगह जगह चर्च बने हुए, वहां पे सबने नाम रख रखे हैं, दिनाकरण मैथ्यू, पुष्पराज पॉल, इस टाइप के नाम है, क्योंकि वहां ब्रिटिश पीरियड में जो है कन्वर्जन हुआ टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। तो मैंने एक चीज देखी है सर, ये जो यहाँ इस्लामिक उसमें कन्वर्ट हुए ना नॉर्थ वाले, ये ज्यादा कट्टर है।
साउथ वालों से बात करता हूं मैं इस तरह की, तो वो इस तरह की कट्टर वाली बात नहीं करते। नाम अपने बच्चों के ऐसे रखेंगे कि अनिल मैथ्यू, सुनील डेविड, इस टाइप के नाम रखेंगे। यहाँ वालों को जो है, ये कन्वर्ट हुए हैं जो, इन्हें ज्यादा दिक्कत होती है कि साहब नहीं, हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, हम तो कट्टर इस्लामिक हैं, और हिंदुओं से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कुछ मैंने ट्रेंड यहाँ पे देखा है सर, ये ज्यादा कुछ कट्टरपंथी इनकी विचारधारा है यहाँ वालों की। ये हाँ, ए.आर. लेकिन रहमान भी उनमें से ही है। अब ए.आर. रहमान को रामायण का म्यूजिक देने के लिए रखा गया, बताइए आप, और कुछ नहीं मिला। सर अगर देखिए, बात तो ये है कि आज उसने क्या बयान दिया वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सर, म्यूजिक डायरेक्टर तो ए.आर. रहमान बढ़िया ही है, अच्छा ही म्यूजिक दिया है अरे हमेशा, यार, और आज अब के निकल रही है उसकी कंटेम्प्रेरी पूरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में बढ़िया प्रयोग करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर रहा। लेकिन इसके बढ़िया बारे में नकल करने एक, वाला बताया जा रहा है उसको। अब अरे लोगों सर, ने, चूंकि इसके बारे में इसने शेखर बकवास नहीं कपूर की ने होती बहुत तो लोग बढ़िया बात रिसर्च नहीं की है। करते, अब रिसर्च कर करके बता रहे हैं, सारे गाने ये नकल करता है। सर ऐसे, ये तो वहां बाहर के गानों की तो नकल सभी करते ही हैं। खैर, इसके बारे में ये शेखर तो कह रहे कपूर हैं ने कि एक बात साहब और भी तमिल कही। इंडस्ट्री के जो छोटे संगीतकार हैं उनकी भी नकल कर लेता है। शेखर कपूर ने इसके बारे में ये कहा सर कि ऐसा है कि जब ऑस्कर मिल जाता है ना किसी को, तो वो ऑस्कर कर्स का वो शिकार हो जाता है, तो उससे अच्छा, लोग डरने लगते हैं कि भाई ये तो जो है ऑस्कर का अवार्ड मिल गया इसको, अब ये हमारे लायक नहीं रहा। तो शायद इसी वजह से जो है बॉलीवुड के और जो इंडियन फिल्म मेकर हैं वो ए.आर. रहमान से परहेज कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात समझ में नहीं आई सर, उसने अगले दिन इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया, ऐसा क्यों किया? तो क्लैरिफिकेशन तो इसलिए दिया कि साहब थोड़ा बहुत काम मिलता रहे। हाँ, बाहर बाहर तो कुछ काम मिलेगा अभी नहीं सर, रोजी रोटी तो भाई यहीं से चल रही है। अरे अभी रामायण फेल हो जाएगी तो फिर क्या होगा? रामायण अब फेल होनी है, पक्की बात है। इसने काम कर दिया है। और आजकल हम लोगों की जो ये बायकॉट की कॉल्स हैं वो बड़ी प्रभावी होती हैं, ये भी आप देख चुके हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये अब होना है। अच्छा तो अच्छा अब सर, थोड़ा जरा इस पे बात कर लें, ये महाराष्ट्र में क्या ड्रामा हो रहा है साहब? आपकी क्या रीडिंग है? मेरी तो एक थ्योरी है, वो मैं बाद में बताऊँगा। आप बताइए कि कौन आप से कैसे वाली, ये देख रहे हैं? बीएमसी वाली सर? बीएमसी वाली जो कॉर्पोरेटर्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं, अलग से होटल में हैं, हमारे एकनाथ जी। सर कुछ भी हो, ये तो बीजेपी का मेयर बनेगा सर, इनके कहने से क्या होता है? देखिए, थ्योरी थ्योरी चलाने वालों की बात देखिए। राजदीप सरदेसाई अपने एनालिसिस में ये कह रहा था कि अगर शिंदे और यूबीटी इनकी सीटें जोड़ दी जाएं तो आज भी जो एकीकृत शिवसेना है वो बीजेपी से ऊपर है, नंबर 1 पार्टी है। वो कैसे? 65 और 29 तो सर वो 94 होता है। बीएमसी की सीटें सीटें जोड़ के कह रहा है ना सर, अरे उसकी कैसे? तो मैं 64 सीटें जानना हैं ना, चाहता हूँ ना उसमें जोड़ गणित। दे रहा है वो, एमएनएस वगैरह सबकी जोड़ के बता रहा है वो, अर्थ चलो कि अगर ये सारे एक 65 हो जाएं तो जोड़ तो देते हैं ये। ना हम। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? 65 सीटें शिवसेना की, 6 हाँ सीटें एमएनएस की, 71, 29 हम्म, सीटें हमारे एकनाथ जी की। जी हुँ? जी जी जी, तो 100 होगी ना सर। तो ये 100 हो गई, फिर हाँ, कांग्रेस भी साथ में लाएँगे, तब नहीं तो हो वो जाएगी केवल इन्हीं की बात 124। कर रहा था, वो केवल जो शिवसेना के 3 पार्ट हैं इन्हीं की बात कर रहा था वो मतलब वो कहीं ना कहीं तो अपनी बात को ऊपर रखेगा ना, वो किसी ना किसी तरीके से तो बताएगा ही। फिर बाद में ये भी कहने लगा कि साहब जो है देवेंद्र फडणवीस जो है नंबर 1 है, और ये है, फलाना है, ढिमकाना है, उसने बहुत बढ़िया अरे मैनेज साहब किया, मैं ये बताऊँ किया। आपको, वो शिवसेना वाले बैठे तैयार कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ गड़बड़ करता है, तो हम चले जाएँगे सपोर्ट करने सरकार को। इसमें तो एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं होता सर। इसमें एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं होता। इसमें तो खुल्लम खुल्ला है। अब वो उद्धव ठाकरे ने तो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कॉरपोरेटर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए ये कह दिया है कि भाई हम भी जो है अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन हकीकत तो सब जानते हैं कि होना क्या है। आंकड़े हैं नहीं उनके पास, नंबर्स हैं नहीं उनके पास, तो वो अपने कॉरपोरेटर्स को रोकने के लिए ही कर रहे हैं। यही यही चाल चल रही है इनकी। और मुझे लगता है शायद देवेंद्र फडणवीस बाहर गए हुए थे, वो लौट भी आए होंगे। अब तो लॉटरी वोटरी डलने वाली है शायद आजकल में, हाँ। रिजर्वेशन वाली, उसके बाद ही हुँ। फाइनल होगा ये सब कुछ। तो इसमें कुछ वो है तो नहीं सर ये। सैटरडे को गए थे 5 दिन के लिए। हम्म,
तो अभी तो फिर आए नहीं होंगे। हाँ, तो वही तो बात है। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात आपने नोटिस की कि नहीं की, मैंने कई बार हाइलाइट किया है इसको, कि एआईएमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र को अगर लें, तो एआईएमआईएम ने शरद पवार की पार्टी से हाँ, 3.5 गुना सीट ज़्यादा जीती है। बिल्कुल। और ये मुंह काला करवाने के लिए मिले थे चाचा भतीजे। इनसे ये पूछे सर कि आप जब पिछली बार चुनाव हुआ था, 17 में हुआ था शायद, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 5-6 साल हो 2000 गए ना सर। 2017 में हुआ था। 17 में ही हुआ था, इससे पिछले वाला चुनाव। उस समय भी तो एनसीपी एक ही थी। उस समय भी बीजेपी ने जीती हुई थी पुणे वाली सीट। तो पुणे वाली सीट पे तो हैट्रिक हुई है शायद बीजेपी की। हाँ, तो वो 3 बार से जीत रही है सीट। तो ये क्या क्या लॉजिक है? नहीं, लेकिन वो जो पिंपरी चिंचवाड़ वाली सीट है ना, वो हम्म। एनसीपी के पास थी। पिंपरी अच्छा, हाँ, वो चिंचवाड़ एक सीट होगी। पुणे में 2 हैं, पुणे में 2 हैं। एक अच्छा, तो पुणे है जो अच्छा। ओल्ड पुणे है, हाँ, हाँ। और जो हाँ, नया पिंपरी पुणे वो है वो दो दो पिंपरी सीटों के लिए चिंचवाड़ किया में था है। इन्होंने। हम्म। तो ये वहाँ की कैलकुलेशन है। लेकिन ये एक बात है कि ये जो कांग्रेस जो अपनी जो है ना मुस्लिम परस्ती करती रहती है, तो ये मुसलमानों ने दिखा दिया कि भाई हम जो हैं वो हमारे जो मुस्लिम पार्टीज हैं, हम उन्हीं के हैं। जिस दिन वो लगेगा हमको, हम उसी तरफ जाएंगे। हाँ, ये जिस दिन तुम लोग लगेगा जो कि है जो उनका सेक्युलर, वजूद है, उसी दर चले हाँ, जाएंगे वो। सेक्युलर पार्टीज को हम तब तक सपोर्ट करते हैं जब तक ये ट्रांजिशन चल विकल्प रहा ना है। हो, विकल्प हाँ, विकल्पहीनता की स्थिति में। अब हाँ, बिहार में बाकी देखो ना सर, बिहार में पिछली बार भी 5 जीती थी, अब की बार भी जीत गई है ओवैसी की बिल्कुल। पार्टी। 114 कॉर्पोरेटर बने सर, असदुद्दीन ओवैसी के महाराष्ट्र में 114। नहीं, 125 हो गए थे लास्ट में, 114 शुरू में थे। फाइनल जो रिजल्ट है वो 125 का है। अच्छा, बाद में बढ़ गए होंगे वो। हाँ, वो उस समय पूरे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे। तो ये स्थिति है। वैसे तो सर इस हिसाब से तो बस 2 ही पार्टी बचेंगी। एक हिंदू मुस्लिम अगर एजेंडे पे बात चलेगी, तो फिर तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही हो जाना चाहिए। एक तरफ ओवैसी की पार्टी क्लियर कट है भाई, मुसलमान सब उस तरफ, और बाइपोलर इलेक्शन सीधा बीजेपी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी, ये हो जाएगा, बाकी सफाया हो जाएगा इन सबका। हाँ, हम्म। बिल्कुल हो जाएगा, होना भी चाहिए। क्यों नहीं? अभी यूपी के चुनाव में पता लगेगा, देखते हैं। यूपी में भी ओवैसी का ठीक ठाक हिसाब बन गया था पिछली बार निकाय चुनाव में, इसके कई जगह कैंडिडेट बढ़िया लड़े चुनाव। और ये नैरेटिव भी इनका खत्म हो गया कि ये बीजेपी का फायदा कराता है असदुद्दीन ओवैसी। ये भी ध्वस्त हो गया इनका नैरेटिव सारा का सारा। ये भी बात सही है। लेकिन यूपी में साहब हमारे ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या करते हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। सर ऐसा है ये, इन 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 लोगों पे मैं सर कभी ना बनाता हूँ वीडियो, ना इन पे बात करता हूँ। और मुझे सर आज तक ये नहीं समझ में आया कि कौन कौन शंकराचार्य बड़ा है, कौन असली शंकराचार्य है, कौन नकली है। सर मैं तो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। इसके वैसे ऊपर जो घटना उसके वहां ऊपर देख मैंने, के लगी सर, उसमें तो ये लग रहा है कि भाई इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। जिस तरह की स्थिति वहां पैदा करने की कोशिश हुई, और जोर जबरदस्ती है, ठीक भी नहीं है। और पुलिस वालों का व्यवहार, तो पुलिस वाले तो ये सब इन चीजों को देखते नहीं सर। फिर आप अगर आप हाँ, क्रॉस करोगे आप अपनी चीजों को, और कानून के दायरे में नहीं रहोगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है सर। इसमें कोई क्या करे, उस समय तो जो होना है हो गया। अब बाद में योगी जी कुछ भी करते रहे, कुछ भी कराते रहे, जो होना होता है मौके पे हो जाता है वो तो सब। हम्म, हाँ, लेकिन आप ये जरा देखिए तमाशा कि माघ मेले में वो जबरदस्ती बीच में घुस के भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली कांग्रेसी है ना वो, पता है ना। जी, जी, जी। स्वरूपानंद जी का शिष्य है वो, हम्म। और उसकी जो शंकराचार्य की पदवी है वो भी डिस्प्यूटेड है। हाँ सर, हम तो इनके चक्करों में पड़ते ही नहीं है, किसी की कुछ भी हो। लेकिन गल काम तो गलत ही था, इस तरह से जबरदस्ती करना और कि हम तो वहीं जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करना, ये तो सही नहीं है।
खैर वो पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, उन्हें तो अपनी नौकरी चलानी है, उन्हें अपना काम करना है, उन्हें भगदड़ और ये सब दंगा फसाद नहीं चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से किया उस चीज को हैंडल। जी। अब बताएं साहब, ममता जी क्या कर रही हैं? सर ममता जी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्हें हरवा दिया है, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने। वो तो पहली वो हियरिंग तो में कह ही रही हम जीत जीत गए। हैं। हाँ वो तो, अरे सर उनके कहने से क्या हो रहा है, क्या क्या कैसे जीत गए, वो कैसे कह रहे हैं जीत गए? उनके कहने से क्या हो रहा है? साहब के जो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारी लिस्ट पब्लिश करो, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तो सर ये तो पहले भी हुआ था। इसमें क्या है, वो वाला तो वो वाले मामले में तो पहले भी हुआ था, जब ये बिहार वाला हुआ था। बिहार वाले में नहीं हुआ था, सारी लिस्ट पब्लिश उस समय नहीं हुई थी। लिस्ट में कौन सा उसमें चोरी है? बात वो है ना सर, वो जो ईडी के अधिकारियों वाला जो मामला था, उस मामले में मैं कह रहा हूँ, जो इनके साथ इन्होंने उनके डाटा छीन लिए थे, फाइल छीन ली थी, उस वाले मामले में तो कोर्ट इनकी, मुझे लग नहीं रहा इनके पॉजिटिव इनके प्रति रिस्पॉन्स है इसमें। अब तारीख लगी है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। उसमें कोई है नहीं इनके पास बचने के लायक, काम तो गलत करा ही है इन्होंने। लेकिन लेकिन अब सर मैं आजकल तो वो एक एक बात तो है आजकल सर, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का हिस्सा है भी या नहीं। वहाँ का अलग ही हिसाब है। वो अलग ही हिसाब है, लेकिन जो लोग भारत की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ करते ही नहीं। हाँ सही बात है, यही तो बात है। हमारे आप बीजेपी वाले केवल वीडियो जो शेयर हैं करते रहो, उसके ट्वीट करते रहो, उससे क्या होता है सर? प्रैक्टिकली काम अमित करो। अमित मालवीय यही करता रहता है। अरे कंडेम, निंदा, हम्म, कड़ी निंदा। पता नहीं कड़ी इनका। निंदा के अतिरिक्त जो उनके पास स्वयं जो संवैधानिक अधिकार हैं, सेंटर के पास, यूनियन ऑफ इंडिया के हाँ, पास, हम तो वो कई बार आज आपके तक चैनल पे इन्होंने डिस्कस उसका कर चुके हैं सर उपयोग ये चीजें। न किया और न कभी करने की धमकी तक दी। क्यों डरते हैं ये वही ममता बात। से इतना? वैसे बीजेपी वाले ये क्यों एक डरते हैं? ये बीजेपी का एक दो शीर्ष बार नेतृत्व ममता से क्यों डरता है, ये बताइए। एक एक दो बार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यार राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मेरे ध्यान है पिछले साल शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 बार ये बातें कही थी। ये मेरे ख्याल में तब की बात है जब संदेश खली वगैरह ये सब मामले चल रहे थे, 1-1.5 साल पहले की बात है। उसने जरूर कहा था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसके बाद पता नहीं उसे भी मना कर दिया इन्होंने कि भाई नहीं, राष्ट्रपति शासन की बात मत करो। उसने भी कहना बंद कर दिया, अब वो भी नहीं कहता है। क्या इसके बारे में स्ट्रेटेजी है इनकी? लेकिन अभी तक फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल को लेके बीजेपी ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, कोई रणनीति है, कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है सर। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वहां पे ममता को वहां पे सरकार हटाने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए टीएमसी को कुछ इस तरह का कोई प्लान है। हाल एक बस वो ले दे के एक अधीर रंजन चौधरी है, वो थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है, बाकी तो ये सब शांत बैठे हुए हैं। ऐसे ही मामला है, बाकी तो एंटरटेनमेंट तो संजय राउत करता रहता है, बाकी तो और कुछ अरे कर ही सर नहीं रहा। वो तो, मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि संजय राउत से अगर कोई पत्रकार पूछे उस पर रिएक्शन, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा सर? वो पूछेंगे ना कि साहब की कि संजय निरुपम ने आपके बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, ये पूछा जाएगा सर सवाल। एक पत्रकार है हमारे वहां पे मित्र मुंबई में, हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई अगर आप लोग वर्जन लेने जाओगे तो क्या पूछोगे कि भाई संजय निरुपम जी ने क्या कहा है आपके बारे में? तो सवाल क्या होगा? सवाल बताओ मुझे, क्या वो शब्द इस्तेमाल कर पाओगे आप लोग? और संजय राउत बात बात पे तो सर रिएक्शन देता है। संजय राउत को ये बात तो संजय निरुपम ने सही कही कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बर्बाद इसने कराया है। अब ये पता क्या कह रहा है? अपना ट्वीट किया इसने कि बीएमसी के जो नतीजे आए हैं उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली में बीजेपी की राजनीति में नंबर 2 नंबर 3 के खिलाड़ी बन चुके हैं। अपनी पार्टी को छोड़ के से सबकी चिंता है। अभी तो ये डावोस गए ना, डावोस, तो डावोस जाने के लिए
ज्यूरिख में उतरे जब, तो ज्यूरिख में वहाँ पे स्वागत किया गया, तो उसको लेके बड़ी प्रशंसा की कि मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे चीफ मिनिस्टर का बड़ा ज्यूरिख चीफ में बड़ा मिनिस्टर का है स्वागत हो रहा है। स्वागत। हाँ, अब ये कहीं तो ये संजय राउत भी तो कहीं भाजपा भाजपा वालों के चक्कर में नहीं है कि राज्यसभा बची रहे, क्योंकि शरद पवार की भी राज्यसभा जाने वाली है और इसकी संजय राउत की भी जाने वाली है, तो कैसे बनेंगे ये? और महाराष्ट्र से इनको एक भी सीट नहीं मिलनी इस बार। वो तो उसने प्रियंका चतुर्वेदी ने तो बाकायदा अपना जो उसने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे वो चलाना शुरू कर दिया है कि राज्यसभा सांसद के तौर पे मैंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं अपने क्षेत्र में, वो डालने लगी है। वो तो अपना उसने वो अप्रैल आ रहा है नजदीक, तो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं ये तो सबके सब। तो सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे। शरद पवार का तो मुझे ये लग रहा था कि सर क्या अजीत पवार से मिलके शायद शरद पवार ये चाह रहे हो कि भाई मुझे इस बार राज्यसभा बीजेपी या इनके सहयोग से मिल जाए। शरद पवार के कुल 36 वार्ड हैं, हम्म। पता है आपको? हाँ हाँ सर, बहुत खराब हालत है उनकी तो। ये मेरे सामने ये खुला हुआ है, इसमें आप देखिए कि 36, ओनली 36। हाँ सर, ओवैसी इनसे कई गुने बड़े नेता बन गए। बड़ी ही शोचनीय स्थिति है। एमएनएस के भी 13 आ गए पूरे महाराष्ट्र में, और सब कांग्रेस तो बहुत कुछ है, उनके तो 324 है। हाँ नहीं, कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस के तो शायद लातूर में वो भी बनाया मेयर वेयर कुछ। बोर्ड, हाँ बोर्ड बन गया उनका। हाँ वहां पे बन गया, वहां मेजोरिटी क्लियर आई है इनकी। बिल्कुल। अब उद्धव जी क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं करेंगे सर, इन लोगों की तो कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से अपना माल पानी चलता रहे, और कॉरपोरेटर हैं अपना काम वाम तो कराएंगे ही, उन्हीं से चंदा वंदा लेते रहेंगे। लेकिन जो अब जिस स्थिति में इस समय शिवसेना है, अगले 4-5 साल जो है ये सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है सर इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अब जो बीएमसी जाने कॉरपोरेटर के होते बाद हैं तो ये अब इनके लिए तो पैसे ये की भी दिक्कत आ किसी जाएगी। के नहीं होते। इन्हें तो जहां से पैसा मिलेगा, जहां से इन्हें काम मिलेगा तो उसी तरफ चले जाएंगे। हम्म। तो ये तो सत्ता के साथ रहते हैं कॉरपोरेटर, तो उन्हें तो जहां से टेंडर पास होंगे, जहां से काम मिलेगा, उसी के साथ रहने वाले हैं ये तो। आजकल तो लोगों ने ये चलाया हुआ है कि साहब ये एक नाथ शिंदे ने जो अपने कॉरपोरेटर हैं सारे के सारे किसी 5 स्टार होटल में बंद कर रखे हैं, और लोग ये अभी तक संजय राउत ने कहा नहीं, लेकिन कह भी सकता है कि एक नाथ शिंदे और ये साथ आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा कहने में ना, भी ये देर नहीं कर। उनके कॉर्पोरेटर तो बीजेपी के साथ जा रहे तो वो शिंदे के बुला रहा है बीजेपी वाले, हैं। उद्धव ठाकरे वालों को बुला लेंगे। शिंदे को पता है, शिंदे ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे के चेहरे पे कोई टेंशन नहीं था। जबकि हाँ अगर आप याद करें, जब वो गुवाहाटी गया था और तोड़ के गया था, तो वो उसके चेहरे पे भयंकर टेंशन रहता था। हाँ, वो लेकिन वो कल देवेंद्र वो फडणवीस मुस्कुरा ने रहा कहा था, होगा तो कि भाई उसी अपने को देख के कॉरपोरेटर्स को समझ साथ गए रखो। कि मिली कुश्ती चल रही है। हाँ नहीं, वो देवेंद्र फडणवीस से बात होगी, उसने कहा होगा कि मेरे आने तक इन सबको जरा सेफ रखो, फिर आगे बात करते हैं, हो जाने दो इन्हें। तो इसलिए वो सेफ रख रखे हैं, वहां पे दावत पानी चल रही है इनकी। आज इनकी मीटिंग चल रही है कोई दिल्ली में। अच्छा। इनके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं अनिल सातम, हम्म। उनके और आपके बीजेपी वालों में। शिवसेना वालों के, अनिल सातम तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। हाँ चल रही तो होगी सर, आज तो वैसे भी ये था ना कि यहाँ वो नितिन नवीन नवीन का वो था कार्यक्रम, उसमें भी सारे लोग आए हुए थे यहाँ दिल्ली में, सारे मुख्यमंत्री सब अच्छा लोग सर, मौजूद थे। नितिन नवीन का क्या है दिल्ली में, क्या इम्पैक्ट है, क्या बातें चल रही हैं? अभी तो कुछ इस बारे में सर कुछ फीडबैक है नहीं, लेकिन जैसा मैंने आज देखा और बोलते हुए और जिस तरह से बोला, तो जेपी नड्डा से ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है सर।
बढ़िया बोला। हाँ, बढ़िया बोला और बहुत मैंने सुनी नहीं, तरीके से बताया क्या वो? हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला और उसने कई अच्छी बातें कही। उसने कहा कि मैं अपना जो स्टेट है बिहार, उसका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली, मुझे विधायक बनाया वहाँ की जनता ने, उनका भी धन्यवाद। अच्छा बोला, बढ़िया बोला और उसने कहा कि भई मैं कोशिश करूँगा कि जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पार्टी लेके आगे चल रही है, उसे मैं आगे बढ़ाऊँ। बढ़िया, अच्छा अच्छा बोला। संयमित और संतुलित और स्पष्ट बोला, बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद के ऊपर तो आजकल यूजीसी और आपके एनसीईआरटी का ग्रहण चल रहा है। हाँ, सर वो तो पता नहीं है इन्हें इस सर्कुलर को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या इसके पीछे सोच है, ये राहुल गांधी ने क्यों कहा होगा, लाया गया राहुल है? गांधी जो कहते हैं वो ये लोग पहले से कर देते हैं और फिर कहते हैं देखा हमारा मास्टर स्ट्रोक, हमने इनसे मुद्दा ही हुँ, छीन लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ये चलने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि ये सब ये वापस होगा, चलेगा नहीं है, देख लेना अब आप। ये पता चल रहा है कि साहब की जो इनकी कोई कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें ये डिस्कस हुआ था। तो सारे सजेशन जो दिग्विजय सिंह ने दिए वो इन्होंने ऐसे कैसे मान लिए वहाँ पे? और ये दिग्विजय अच्छा, सिंह ने इसमें ओबीसी शामिल करवाया। अच्छा। पहले एससी-एसटी के लिए था सिर्फ। फिर एससी-एसटी के लिए था, एससी-एसटी के लिए खाली पहले से ही चल रहा है, उसपे किसी को कोई हाँ, ऑब्जेक्शन भी नहीं है। वो तो हमेशा अंडरस्टूड है, चलता ही रहता है वो तो। हुँ, अब आपने ओबीसी शामिल करा दिया, एससी-एसटी एक्ट में, एससी-एसटी एक्ट में 83% कंप्लेंट्स जो हैं, वो ओबीसी फेक के हैं। खिलाफ हैं। ओबीसी के खिलाफ हैं। अच्छा, अच्छा ओबीसी के खिलाफ है उनकी। हुँ, 83% एफआईआर्स जो हैं, वो ओबीसी के खिलाफ हैं। मैं कन्विक्शन रेट की बात नहीं कर रहा, कन्विक्शन रेट तो जो है सो है, लेस देन 10% कंप्लेंट है। जो है टोटल। हुँ, टोटल जो कंप्लेंट्स हैं उसमें 83% ओबीसी के खिलाफ है और 8-10% जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब इसने इसने इन्होंने सबको इंक्लूड कर लिया, यानी कि साहब फीमेल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें साहब माइनॉरिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, उसमें ओबीसी भी इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब कोई 10% बचे, वही रह गए अत्याचारी, बाकी सब जो है वो हाँ, सदाचारी और हो गए। उन 10% पे तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अत्याचार है सर। अच्छा, सारे अत्याचार आप देख रहे हो, आजकल आपका जो है वो भीम आर्मी वाला, हुँ, भीम आर्मी वाला जो चारों तरफ क्या तमाशा करते घूमता है, आपने भी देखा वो ग्वालियर वगैरह हाँ, में क्या तमाशा हुआ। लेकिन साहब वो तारीफ करनी पड़ेगी, ग्वालियर वालों के भी डटे रहे पट्टे, हिले नहीं। हुँ। नहीं उसके 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 नैरेटिव में लोग नहीं आ रहे हैं, उसके बहकावे में अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो मायावती ने केवल कह दिया ना एक चीज़, तो मायावती को अप्रिशिएट कीजिए। मायावती ने खुल के हिमायत की कि साहब ब्राह्मणों और सवर्णों के मैं पूरी तरह से साथ हूँ, कोई इनके साथ गलत व्यवहार जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और एक बात अब बताऊँ आपको, ये जितना ये लोग प्रश्रय दे रहे हैं इसको, चंद्रशेखर रावण को, किसी दिन मायावती के हाथ पड़ा ना तो सबसे पहले इसको भेजेगी जेल, सबसे पहला। कल को मान लीजिए कहीं मायावती मुख्यमंत्री बन गई तो पहला आदमी जो जेल जाएगा, वो ये चंद्रशेखर रावण होगा। इस पे तो पहले ही एनएसए-वैनएसए कई बार लगी और है। अगर योगी जी का हाथ ये बांध के न रखें अमित शाह जी, क्योंकि ये अमित शाह का पनपाया हुआ है, पैदा हुआ किया हुआ तो नहीं है लेकिन पनपाया हुआ है, अमित शाह जी का है। तो इसलिए जो है वो योगी जी भी नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी इस तरह के जो धार्मिक पुस्तकों को या देवी देवताओं को अपमानित करने वाला कोई भी प्रकरण हुआ, सबको पकड़ के जेल भेजा। उत्तर प्रदेश में, हुँ, मध्य प्रदेश में हाँ। किसी को टच ही नहीं किया। हमारे मोहनलाल यादव तो पता नहीं कौन सी रास्ते जा रहे हैं। हुँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन बात तो यही है ना कि वो मायावती का कुछ होना तो है नहीं ना सर। बात कहीं है ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है। ये बात चंद्रशेखर भी जानता है और इसलिए उछल-कूद करता रहता है वो। उसे तो ये लग रहा है कि लोगों ने मुझे जो है विकल्प मान लिया है मायावती का यहाँ। उसको कौन विकल्प मानेगा। नहीं उसे वो सोचता है सर, बाबा साहब अम्बेडकर और वो सबका नाम लेके वो करने की तो कोशिश यही कर रहा है। वो तो बल्कि उसे तो यहाँ तक भी ख्वाब है कि साहब मेरे साथ दलित के साथ-साथ मुस्लिम भी आ जाएँगे। मेरा तो इक्वेशन मायावती से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ तो वेस्ट यूपी में तो सर जितने भी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं,
पूर्व चेयरमैन हैं, पूर्व विधायक हैं मुस्लिम, सारे के सारे चंद्रशेखर आजाद के पीछे हैं आज की तारीख में कि भाई अगली बार इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मायावती से नहीं लेंगे टिकट। बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे भाग रहे हैं। चलिए, तो आज थोड़ा लेट शुरू किया है, तो आज अभी समाप्त कर देते हैं इसको। जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।